जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एसएससी सीपीओ प्री एग्जाम 2024 की आंसर की आ चुकी है और उसमें से हम जितने भी, जैसे 3 दिन में तीन शिफ्ट होती है, एक दिन में 3 दिन में 9 शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर 9 शिफ्ट की हम बात करें तो लगभग 450 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 450 क्वेश्चंस के जो आपका पेपर वाला फॉर्मेट था, उसमें से हमने सेक्शनल क्वेश्चंस जो हम हर बार एग्जाम से पहले करते हैं वो करने वाले हैं कि एसएससी सीपीओ की आंसर की का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, वो भी सेक्शनली। तो पूरे 9 शिफ्ट में से जितनी भी हमारी 9 शिफ्ट में, सारी की सारी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से पूछे गए हैं, टीयर वन है ये, ठीक है, टीयर वन, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 56 क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 50 के आसपास मान लो, एक दो क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के आगे, लेकिन 55 के आसपास क्वेश्चन है, ये मान के चलो 56 क्वेश्चन है। इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सीपीओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो सीपीओ मेंस के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है इंग्लिश का, ठीक है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं सीपीओ मेंस 2024 के लिए और सीजीएल प्री 2024 के लिए, ठीक है। 399 रुपीज में ऑफर में चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है, इसमें सेलेक्टेड चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, ग्रामर हो या कुछ भी हो, सारा का सारा सेलेक्टेड कंटेंट होगा। अगर यही आपको सीपीओ की तैयारी करनी है, सीपीओ मेंस की तैयारी करनी है गुरुकुल में रह के, तो आप आ सकते हैं दिल्ली। 2 महीने के लिए घर छोड़ दीजिए अगर आपकी तैयारी घर पे नहीं हो रही है, क्योंकि 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस बुक है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए वन शॉट सॉल्यूशन चाहिए तो A to Z प्रैक्टिस बुक आप कर सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको ये मिल जाएगी। और अगर ग्रामर के लिए नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स आपको ये मिल जाएंगे। अगर इस नोट्स का रिवीजन भी आपको करना है, ये भी अमेजॉन पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इसका रिवीजन के लिए मैंने पूरी की पूरी किताब का रिवीजन मात्र 20 घंटे में करा दिया ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, सिर्फ 99 रुपीज में, ठीक है। आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी कह सकते हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का भी कह सकते हैं, ठीक है। और एसएससी सीपीओ 2024 पहली शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने है, 26 जून 2024। देखो यहां लिखा है, दीज ग्लास विंडोज आर सो ओल्ड एंड वन कैन नॉट इवन सी थ्रू दैम। कोई भी ऐसी चीज है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, तो आप उसको क्या कहेंगे? ऐसी कोई चीज जिसके थ्रू, मतलब कोई भी चीज देखी नहीं जा सकती, उसके आर पार तुम कुछ भी नहीं देख सकते, यानी कि इधर से खड़े होकर उधर कुछ नहीं देख सकते, तो ऐसी चीज को हम अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको कहा जाता है अपारदर्शी, यानी कि ऐसी ऐसी कोई चीज जिसमें से आप कुछ देख नहीं सकते, उसको ओपेक। और पारदर्शी होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार देखा जा सकता है। डर्टी होता है गंदा और ब्लैक होता है जी काला, ये आपको पता ही है। शेक्सपियर इज ग्रेट देन, ग्रेट पॉजिटिव डिग्री है और देन आपको पता है कि कंपेरेटिव डिग्री से, कंपेयर डिग्री के साथ आती है, तो यहां पे ग्रेट देन गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन होना चाहिए था, तो वॉज ग्रेट देन भी गलत हो जाएगा, वॉज ग्रेटर देन हो सकता है, इज ग्रेटेस्ट देन गलत हो जाएगा, इज ग्रेटर देन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आप देख लो कि प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा, ठीक है। एनी अदर इंग्लिश पोइट, तो देखो शेक्सपियर अभी है या पास्ट की बात कर रहे हैं? अभी तो है नहीं है शेक्सपियर, सबसे मतलब पास्ट में, अब शेक्सपियर खत्म हो चुके हैं, वो मर चुके हैं, तो अब वो है नहीं है, प्रेजेंट में है ही नहीं है, तो प्रेजेंट वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो शेक्सपियर थे वो बाकी के जितने भी इंग्लिश पोइट थे उन सबसे अच्छे थे, अभी नहीं है, अभी तो है ही नहीं, प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर सकते ना, वो पास्ट में थे। आई प्रेफर वॉकिंग देन राइडिंग, मैं वॉकिंग यानी कि पैदल चलना ज्यादा पसंद करता हूं राइडिंग से। अब देखो कंपैरिजन अगर आप जेरेंड जेरेंड में कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, और प्रेफर के बाद जेरेंड आता है ये भी कंफर्म है। देखो प्रेफर के बाद जेरेंड आता है तो हमने दोनों तरफ जेरेंड लगा दिया, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रेफर के साथ जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो वहां पे देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं, और ये इकलौता ऐसा केस होगा जहां पे टू के साथ में आईएनजी आएगा, क्योंकि दोनों तरफ आईएनजी है, तो यहाँ पे वॉकिंग टू राइडिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्योंकि प्रेफर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है, किन किन के साथ आता है? जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल या एल्डर, इन सब के साथ टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू यूज हो जाएगा। आगे आ जाओ भैया, नेक्स्ट।
यूथ इज द टाइम व्हेन द सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सोन। भाई जब भी दो नाउन है ऑफ से जुड़े होते हैं, जब भी दो नाउन ऑफ से जुड़े होते हैं तो आगे जो भी वर्ब होती है वो ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी क्वेश्चंस यहां पे मैं कराने वाला हूं या अभी तक मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, आगे भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अपने इंग्लिश के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके उसी सिलेबस से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दिमाग में एक बात सेट कर लो, कोई बाहरी दुनिया से सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने उनको कितना पढ़ा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तैयारी को टाइम दीजिए, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपके एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो आप पढ़ के आए हो सिलेबस में, ठीक है। तो कुछ दुनिया बाहर की दुनिया से कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जो आप पढ़ते हो उसी से सवाल पूछे जाते हैं और वही यहाँ पे मैं डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। कठिन सवाल फालतू की इधर उधर की चीजें पढ़ने कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑफ से पहले सीड्स प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आर सोन हो जाएगा। ढूंढ लो आर सोन कहाँ है। हेड आ गया, कोई जरूरत नहीं है। वर आ गया, पास नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। इधर सिमेट्री सेट करनी है। विल नहीं आएगा, आर सोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर। एन ऑकवर्ड नाइदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट। देखो नाइदर अगर आप लगाओगे तो नाइदर के साथ दोनों तरफ सेम चीजें होनी चाहिए, पहली चीज। लेकिन यहां पे क्या है कि एन ऑकवर्ड यानी कि जो एक्यूरेट के आगे सेंटेंस लिखा ना, इस सेंटेंस तो हो गया नाउन, इससे पहले एक तो एक्यूरेट है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये जो ग्रामेटिकली है ये आपका एडवर्ब हो गया। उसके बाद यहां आपको एक कंजंक्शन लगाना है ऊपर, यहां पे भी आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपने नाइदर लगाया तो या तो नाइदर के आगे नॉर भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड था लेकिन ग्रामेटिकली एक्यूरेट था, ठीक है। यह है इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग, यानी कि सेंटर इम्प्लांटिंग के रिजल्ट के लिए जो सेंटेंस था वो कैसा है, एकदम ऑकवर्ड है बट कैसा है, ग्रामेटिकली एक्यूरेट है। तो अगर एक सब्जेक्ट आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट सेंस दे रहा है, तो आप वहां पे कंजंक्शन वट का यूज करोगे। नाइदर की एक लिमिट होती है, नाइदर के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि नाइदर के साथ या तो नॉर आए, ठीक है, या दोनों तरफ सेम सेम चीजें हों, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको बट लगाना पड़ेगा। ऑकवर्ड था हाँ, लेकिन ग्रामेटिकली एक्यूरेट है, ऐसे करके आप यूज करोगे। ऑकवर्ड बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे देख लो, द रेफरी डिक्लेयर्ड दैट द पार्टिसिपेंट हु विल स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट इन द टैली विल टेक। अब देखो आगे जब विल टेक लगा दिया, जब दो एक्शन होते हैं ना एक सेंटेंस में, तो पहला एक्शन सिंपल सेंटेंस से बनता है। फ्यूचर में है तो पहला सिंपल प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर में बनेगा, ठीक है। तो यहां पे यही कह रहा है कि वह, मतलब रेफरी ने डिक्लेयर कर दिया है उस पार्टिसिपेंट को जो स्कोर करेगा, तो करेगा की जगह पे विल नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहां पार्टिसिपेंट सिंगुलर है, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और उसमें एस एस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हु स्कोर्स द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द टैली विल टेक अवे। आगे वाला जो सेंटेंस होगा दूसरी बार जब वर्ब यूज करेंगे तो वे फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे, लेकिन पहली बार प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हु सेटल्स नहीं होगा, हु स्कोर्स हो जाएगा, हु स्कोर्स द हाईएस्ट पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बताओ कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है सब कुछ। माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप टू द वर्ल्ड नहीं होता है। देखो जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे शहर में मान लो घूम रहे हो आप, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन के लिए। अगर आप कोई डेस्टिनेशन लगा रहे हो, डेस्टिनेशन के लिए टू ठीक है कि टू दिल्ली, टू मुंबई, टू कलकत्ता, टू मनाली, टू शिमला, ऐसे करके। लेकिन पूरे संसार का ट्रिप कर रहे हैं, वर्ल्ड का ट्रिप कर रहे हैं, इसका मतलब है जैसे मान लो कोई पूरा शहर है और उसमें आप जिग जैग फॉर्म में घूम रहे हो, ठीक है, जिग जैग फॉर्म में घूम रहे हैं, जिग जैग। तो आप यहां पे क्या लगाओगे, अराउंड लगाओगे, या तो अराउंड लगाओगे या अक्रॉस लगाओगे। इस तरह की वर्ड जो है प्रेपोजिशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह की प्रेपोजिशन हम लोग यूज करते हैं। अक्रॉस नहीं है तो यहाँ पे अराउंड दी वर्ल्ड हो जाएगा। अराउंड दी वर्ल्ड का मतलब हो गया कि वो जिग जैग फॉर्म में पूरे संसार की जो है ट्रिप कर रहे हैं, ठीक है, कभी यहाँ तो कभी वहां कभी यहाँ, इस तरह से। तो अराउंड दी वर्ल्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी।
द कल्प्रिट हैड बीन शॉट फ्रॉम द बैक। एक ईडियम होता है, ये एक ईडियम होता है, शूट इन द बैक, शूट इन द बैक। ये ईडियम होता है, एक फ्रेज होता है, पूरा फ्रेज लिख लेना, शूट इन द बैक। ठीक है, ये फ्रेज होता है कंप्लीट, याद रखना। ठीक है, हाँ, शूट इन दी फ्रेज होता है, सॉरी शूट इन दी बैक पूरा फ्रेज होता है, आप फ्रॉम नहीं लगा सकते, शूट इन द बैक यूज करते हैं। जो अपराधी था उसको पुलिस के द्वारा पीछे से क्या कर दिया गया, शूट कर दिया, शूट इन दी बैक। ठीक है, द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स पोएट लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज। भाई जो ऑथर का स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, वो कैरेक्टराइज किया गया है किससे, उसकी पोएटिक लैंग्वेज। पोएटिक लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं होती, पोएट की जो लैंग्वेज होती है वो पोएटिक लैंग्वेज नहीं होती, सिंपल लैंग्वेज नहीं, ल्यूसिड नहीं होगा, प्रोशिक लैंग्वेज नहीं होगा, लिरिकल हो जाएगा। जो भी पोएम होते हैं, पोएट होते हैं या सिंगर्स होते हैं, उनकी लिरिकल लैंग्वेज होती है, लिरिकल टोन होती है। लिरिक्स खुद अपने आप में टोन होती है, किसी भी चीज की जो टोन होती है उसी को लिरिक्स कहते हैं। तो लिरिकल लैंग्वेज होती है ना। पोएट भाई उसमें सिंगिंग चाहिए होती है, उसमें थोड़ा सा गान का फील आता है पोएम में। ठीक है, मतलब उसमें रिदम भी बनानी पड़ती है, तो उसकी जो टोन होती है या उसकी जो लैंग्वेज होती है वो लिरिकल होती है, उसमें लिरिक्स होते हैं, समझे। तो पोएटिक लैंग्वेज को हम लिरिकल लैंग्वेज से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अच्छा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक और चीज मैं बता दूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सवालों में कई बारी अब एसएससी इस तरह के सवाल देने लग रहा है कि वहां पे एक फ्रेज रिप्लेसमेंट या वर्ड रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, यानी कि जो फ्रेज वो अंडरलाइन कर रहा है उसमें हो सकता है कि कोई ग्रामेटिकल गलती ना हो, बट उसको रिप्लेस करवाना चाहता है कि इसकी जगह कोई दूसरा अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करके बताओ जिसका मीनिंग सिमिलर हो और वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही हो। ग्रामेटिकल गलती नहीं होगी अंडरलाइन वाले पार्ट में, बट वो कॉन्टेक्चुअली थोड़ा सेंस उसका मैच नहीं करेगा, तो हम लोग कई बार उसमें नो इंप्रूवमेंट लगा के आ जाते हैं। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। उसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट या वर्ड रिप्लेसमेंट के तौर पे आपको दूसरा वर्ड रिप्लेस करना होता है। क्लियर। माय फ्रेंड वैनिस्ड, देखो वैनिस्ड का मतलब होता है गायब करना, वैनिस का मतलब होता है जी गायब करना, किसी चीज को वैनिस मतलब गायब कर देना, गायब करना होता है इसका मतलब, किसी चीज को मिटा देना या गायब करना, मिटा देना या गायब करना या खत्म करना, ठीक है, ये होता है वैनिश का मतलब। तो मेरे दोस्त ने मिटा दिया जब गूंस यानी कि जो चोर थे, जो डाकू थे, वो मेरे को आए मारने के लिए, मेरे से आए लड़ने के लिए, वो उसने किसी को गायब नहीं किया, उसने किसी को मिटाया नहीं, वो खुद गायब हो गया है। तो डिसअपियर एक होती है नॉन एक्शन वर्ब, ये होती है नॉन एक्शन वर्ब, ये होता है गायब होना, और गायब होना ये होता है आपका नॉन एक्शन वर्ब। होना और करने में फर्क होता है, होना और करने, होना और करना दोनों अलग अलग चीज होती है। होना अपने आप होता है, करना हम खुद करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अक्सर आ जाती है अगर आपका कोई मित्र है, आपका कोई सगा संबंधी है, दोस्त है, या जो भी है, वो ऐसी सिचुएशन में गायब हो जाता है। डिसअपियर मतलब गायब हो गया, जैसे ही गुंडे उसको मारने के लिए आए वो गायब हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में लोग अक्सर अकेला छोड़ जाते हैं जहां आपको उसकी जरूरत होती है। तो माय फ्रेंड वेनिस्ड नहीं होगा, माय फ्रेंड डिसअपियर होगा। डिसअपियर मतलब गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहां गया, तो वो गायब हो गया। ठीक है, जब भी ठग्स भी कह सकते हैं, ठग्स चारों ऑप्शन में है तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो चूज करना पड़ेगा, तो गूंस तो आएगा नहीं वैसे भी, क्योंकि चारों ऑप्शन में ही ठग्स है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि गूंस और ठग्स दोनों सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम्स है दोनों एक दूसरे के। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ आई वॉज वेरी रिच कैसे हो जाएगा भैया, जब यहां पे देखो हम लोग कहते हैं ना कि यार जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो किसी काम की नहीं होती हैं, भाई वही छोटी छोटी चीजें जो आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वही आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो इमेजनरी सेंटेंस होते हैं, इमेजनरी सेंटेंस में इफ वाले सेंटेंस में वर का यूज किया जाता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, यहां पे वुड प्लस V1 है, तो भैया सिंपल सी चीज है, इफ आई वर वेरी रिच, अगर मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला होता, आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम एंड मनी फॉर दी पुअर, मैं पूरा का पूरा टाइम और पैसा गरीबों को दे देता। लेकिन असल में जब तक हम गरीब हैं तभी तक ऐसे थॉट्स आते हैं, जब हम अमीर हो जाते हैं तो हमें गरीबों की तरफ नजर भी नहीं जाती। ये सच है, अमीरी में पैसा जो होता है आंखें और बुद्धि दोनों को पॉज कर देता है, रोक देता है, जाम कर देता है, कुछ दिखता ही नहीं है, ब्लर कर देता है सारी चीजें। लास्ट नाइट आई फेल टू स्लीप,
बिकॉज ऑफ सम फेमिलियर इश्यूज दैट कुड नॉट बी अवॉइडेड। देखो ये वन वर्ड का भी क्वेश्चन है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी। आपको यहाँ पे एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। फेमिलियर इश्यूज, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सिमिलर हैं, दैट कुड नॉट बी अवॉइडेड, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इनएविटेबल या एविटेबल? बताओ। इनएविटेबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं वो एविटेबल होता है, और कुछ ऐसी चीज जो अनिवार्य हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, जिस चीज को आप टाल नहीं सकते, इनएविटेबल। ठीक है, तो इनएविटेबल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। इनकैपेबल असमर्थ हो जाएगा। अनथिंकेबल जिसको सोच ही ना सको, असंभव है ना। अनसॉल्वेबल जिसको सॉल्व ना किया जा सके। ठीक है, तो इनएविटेबल हो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। नो सूनर हैड सी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट दैट, गलत हो गया भैया। जब भी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो रही हो तो पहली चीज होती है इन्वर्जन। तो मेरे भाई देखो, जो जो चीज आपने ग्रामर में पढ़ी है, ग्रामर के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं देख रहे हो, 56 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल, या 50 भी मान लो, 54 मान लो, 2 क्वेश्चन अभी तक वन वर्ड के आ गए हैं ना। तो नो सूनर के साथ पहली बात तो यहाँ पे इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन बनेगा जी, इन्वर्जन आपको आना चाहिए भैया। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना, जो कि उसने लिख रखा है, क्योंकि इसमें तो हम गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन कंजंक्शन आता है जी देन, कंजंक्शन आता है जी देन। अब जहां पे देन होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहली बात ये दोनों हट गया, बचे दोनों। इन दोनों में से क्या होगा, सी हैड रिसीव्ड। अब सी रिसीव्ड होगा या सी रिसीव्ड होगा? भाई जब यहाँ पे हेड है तो ऑब्वियसली रिसीव्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट तो होगा नहीं भाई। यहाँ पे जब पास्ट है, जब यहाँ पे पास्ट है, आधा सेंटेंस पास्ट है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आफ्टर ही लीव वी डिस्कस्ड। देखो ये बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंस टॉपिक से पूछा गया सवाल है। टेंस टॉपिक में जब आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हो, परफेक्ट टेंस जब आप पढ़ते हो, तो उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इन केस ऑफ डबल एक्शन। जब सेंटेंस में 2 एक्शन होते हैं तो उसमें से एक एक्शन बनता है हेड प्लस V3 से और एक बनता है सेकंड फॉर्म से। और ये बिफोर और आफ्टर वाली एक ट्रिक भी काम कर जाती है। इसमें एक ट्रिक भी काम करती है कि अगर आफ्टर है तो बाद में हेड प्लस V3, और अगर बिफोर है तो पहले हेड प्लस V3। तो भाई सिंपल सी बात है, ये सेंटेंस पहले वाला है और ये बाद वाला। वी डिस्कस्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे है, आफ्टर भी लगाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेड प्लस V3 होना चाहिए। हेड प्लस V3 यानी कि हेड लेफ्ट होना चाहिए। तो लीव की जगह हेड लेफ्ट ढूंढो कहां पे है, ये रहा, ही हेड लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल और अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, यानी कि सिंपल सी चीज है जो आप अपने सिलेबस में पढ़ के आए हो वही आपके सवालों में पूछा जाता है। 2 वेरी इंफॉर्मेटिव श्वेताज आर्टिकल, हालांकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे। क्या चीज, श्वेता का आर्टिकल बहुत इंफॉर्मेटिव था। श्वेता का आर्टिकल was mercilessly rejected of the editor, rejected of was rejected, was mercilessly rejected। तो ठीक है, ये preposition का क्वेश्चन है। तो देखो rejected of the नहीं होगा, by होगा, पैसिव वॉइस है यार। पैसिव वॉइस में by प्लस ऑब्जेक्ट आता है, सिंपल सी by प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सी चीज है, by प्लस ऑब्जेक्ट होता है जी, ये पैसिव वॉइस के अंदर आता है, पैसिव वॉइस के अंदर आता है। समझ गए मेरी बात, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। माई सन विल कैरी आउट माई बिजनेस इन माई एब्सेंस, माई सन विल कैरी आउट माई बिजनेस, मेरा जो बेटा है वो मेरे बिजनेस को कैरी आउट करेगा इन माई एब्सेंस। ठीक है, अब कौन बताएगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ जल्दी से, ठीक है, बताओ भाई। देखो अब ये कह रहा है कि मेरा बेटा जो है मेरी एब्सेंस में बिजनेस को क्या करेगा, कैरी आउट करेगा। कैरी आउट करेगा या कैरी फॉर करेगा, कैरी ऑन करेगा या कैरी इन करेगा या कैरी आउट करेगा? अरे सिंपल सी बात है ना, कैरी आउट करेगा। यहां पे हो जाएगा कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू। किसी चीज को जब कंटिन्यू रखते हैं तो उसको कैरी ऑन कहते हैं, यानी कि कैरी आउट नहीं करेंगे, ठीक है। कैरी आउट की जगह क्या हो जाएगा, कैरी ऑन हो जाएगा। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना, यानी कि जारी रखना। तो अगर मैं नहीं हूं तो मेरा बेटा जो है मेरे बिजनेस को रन कर लेता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज अ फैक्ट दैट द सेम जजमेंट कैन ऑफन बी टेकन बाय मोर देन वन वे। बताओ इसका आंसर, बी टेकन बाय मोर देन वन, इसकी जगह क्या होगा, बी टेकन इन मोर देन वन, ऑन मोर देन वन।
टेकन ऑफ, टेकन फॉर, टेकन इन, क्या होना चाहिए? जल्दी से फटाफट सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, इट इज अ फैक्ट दैट द सेम जजमेंट कैन ऑफन बी टेकन, टेक इन होता है, ठीक है? टेक इन हो जाएगा, ठीक है? टेक इन होता है, टेक ऑफ, टेक बाय, सारी चीजों को समझ लेते हैं। देखो जब भी किसी जजमेंट की या फिर हम एक्सप्लेनेशन की या इलस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो कई अलग अलग मैनर्स में या कई अलग अलग वे में, मैंने आपको पढ़ाया होगा एडवर्ब ऑफ मैनर में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे माइजर, कावर्ड, निगार्ड, स्कॉलर, ऑर्डर, ये कुछ नाउन होते हैं। जब इनका एडवर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं तो एल वाई लगा देते हैं, ठीक है? जैसे माइजरली, कावर्डली, स्कॉलरली, ऐसे करके। लेकिन जब हम इनका एडवर्ब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इन अ माइजरली मैनर, यानी कि किसी भी चीज को किस तरह से क्या कर रहे हैं हम? इलस्ट्रेट कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं कुछ भी, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? इनका। अब यहां पे सर इन क्यों आया? क्योंकि या तो वहां पे बोलते हैं इन कावर्डली मैनर या फिर बोलते हैं इन अ कावर्डली वे। तो यहां पे जो वे का मतलब होता है ना, वे का मतलब होता है एक तरीके से रास्ते का, मतलब चलने वाले रास्ते नहीं, पॉसिबल वे। पॉसिबल वे मतलब कितने तरह, टाइप्स कह सकते हैं। वे का मतलब टाइप्स होता है, कितने तरह से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होता है, यानी कि यहां पे जजमेंट की बात हो रही है कि इट इज अ फैक्ट दैट द सेम जजमेंट, ये फैक्ट है कि जो सेम जजमेंट होता है इसको लिया जा सकता है, यानी कि कैन ऑफन बी टेकन इन मोर देन वन वे, एक से ज्यादा जो वे हैं उनमें लिया जा सकता है एक जजमेंट को, ठीक है? ये फैक्ट है। तो यहां पे हम इन लगाएंगे। इन क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां पे वे आ रहा है, वे से पहले प्रेपोजिशन इनका ही यूज किया जाता है। समझ गई? ये इसका क्या हो जाएगा? लॉजिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है जी। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस टू द इंटरनेशनल मार्केट टू लिमिट, कॉन्ट्रैक्ट, रिड्यूस या इंक्रीज। देखो अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा कि देखो जो कंपनी जो है वो प्लान करती है क्या करने का? एक्सपेंड करने का अपने बिजनेस को टू द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है? तो अब देखो इंटरनेशनल मार्केट पे अगर आपको अपनी चीजों को ले जाना है तो एक्सपेंड ही करना होगा, मतलब बढ़ाना होगा। लिमिट, कॉन्ट्रैक्ट और रिड्यूस तो नहीं कर सकते, यानी कि ये तो क्लियर है कि आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब आप आ जाती है बात जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट में हम गलती को सुधारते हैं, ठीक है? लेकिन फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं? उसको रिप्लेस करते हैं। तो यहां पे देखो एक्सपेंड का मतलब भी बढ़ाना होता है, यानी कि गलती इसमें भी नहीं है, और इंक्रीज का मतलब भी बढ़ाना होता है। तो इसको कहते हैं जी फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसको कहते हैं जी फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसमें सेंटेंस इंप्रूव करने का ऑप्शन ही नहीं है। नो इंप्रूवमेंट है इसमें, कहीं पे नो इंप्रूवमेंट दिख रहा है कहीं पे? नहीं ना। तो इसको रिप्लेस करना है, टू एक्सपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो यहां पे हो जाएगा टू इंक्रीज, ठीक है? तीनों तो हो ही नहीं सकते। अब देखो ही वुड लाइक टू ईट, ही वुड लिव टू वर्क, लिसन टू मी, लव टू वर्क और लिंगर एट वर्क। पढ़ लेते हैं। ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट ही वाज नॉट अ बेगर बाय चॉइस एंड इफ समवन कुड एम्प्लॉय हिम he would like to eat, he would like to eat, he would love to work, he would love to work हो जाएगा। वो कह रहा है कि देखो मुझे ना बहुत ज्यादा ऐसे भीख नहीं है कि मुझे मिल जाए, लेकिन हाँ अगर कोई मुझे ऑफर करता है तो मैं वहां उसके यहाँ काम करने में मतलब इंटरेस्ट दिखाऊंगा, मुझे वो चीज बहुत पसंद आएगी। तो आई वुड लव टू ईट नहीं, आई वुड लव टू वर्क, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर कोई मुझे एम्प्लॉय करता है, इफ समवन कुड एम्प्लॉय हिम, अगर कोई मुझे यानी कि उसको एम्प्लॉय करता है तो वो क्या करेगा? ही वुड लव टू, लाइक टू ईट नहीं, ही वुड लव टू वर्क, वो काम बहुत अच्छे से करेगा। अगर उसको कोई एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय का मतलब होता है रोजगार देना, किसी को कोई अगर उसको जॉब देता है तो वो अच्छे से करेगा, काम बहुत अच्छे से करता है। आई डोंट नो विच करियर ही विल चूज, मुझे नहीं पता कौन सा करियर वो चूज करेगा। ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ही डिलेज की जगह क्या होगा? ही इज एज क्लीन एज विसल। अब देखो यहां पे ना एक ईडियम है। अब देखो किसी भी डिसीजन लेने में जब हम लोग डिले करते हैं तो ये मीनिंग कौन से ईडियम का होता है? क्या अ क्लीन एज अ विशल का मीनिंग होता है, या सिट्स ऑन द फेंस का मीनिंग होता है,
या टर्न्स अप अ ब्लाइंड आई होता है, स्पिल द बीन्स होता है। ऑब्वियसली सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, यानी कि वो कभी इधर कभी उधर कंफ्यूज्ड है। ये बंदा क्या है, एक तरफ नहीं है, बीच में अटका पड़ा है, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, बीच में अटका पड़ा है। तो जो व्यक्ति बीच में अटका होता है उसी को सिट्स ऑन द फेंस कहते हैं, सिट ऑन द फेंस, ठीक है। एक्सट्रीमली पेनफुल जो होता है वो किसका मीनिंग होता है, क्या वो एक्सक्रूशिएटिंग, डिवास्टेटिंग, हॉराइबल या फिर एक्सट्रीम। राजंस कॉज्ड एक्सट्रीमली पेनफुल हेडेक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रूशिएटिंग होता है, बहुत ही कैसा, दर्दनाक, बेकार, पीड़ादायक, कष्टदायी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कष्टदायी है, पीड़ादायक है, एक्सक्रूशिएटिंग है, तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रीमली पेनफुल। समथिंग एक्सट्रीमली पेनफुल इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग। डिवास्टेटिंग होता है भयानक, हॉराइबल होता है भयंकर, एक्सट्रीम होता है जी चरम, सबसे अपर लेवल का। द मैनेजर ही डिसाइडेड एट लास्ट टू ब्रिंग द स्टेनोग्राफर, बताओ कौन बताएगा इसका आंसर। ब्रिंग द स्टेनोग्राफर टू बुक, ये क्या है, इसको चेक करना है। टू ब्रिंग हर फॉर अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, टेक हर इनटू ग्रेट कॉन्फिडेंस, या मेक हर अकाउंटेबल फॉर हर कंडक्ट, या प्लेस हर इन अ सेफ सपोर्टिव पोजीशन। कॉन्फिडेंस या हायर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। द मैनेजर डिसाइडेड एट लास्ट टू ब्रिंग द स्टेनोग्राफर टू बुक फॉर इलीगल मनी ट्रांसफर। हाँ, ये हो जाएगा, प्लेस हर इन अ सेफ सपोर्टिव पोजीशन, सॉरी, मेक हर अकाउंटेबल फॉर हर कंडक्ट। हाँ, ये सही हो जाएगा। यहां पे कह रहा है, देखो ये ईडियमेटिक मीनिंग इसका आपको देना है। ये कह रहा है कि मैनेजर ने डिसाइड करा लास्ट में जाके क्या करने का, टू ब्रिंग द स्टेनोग्राफर टू बुक, यानी कि स्टेनोग्राफर को किताब पे लगा देने का मतलब होता है फॉर इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस। इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस को क्या करने के लिए भाई, मेक हर अकाउंटेबल, उसको क्या बना दिया, उस पर काम सौंप दिया, उसको ऐसा काम सौंप दिया कि जैसा काम उसको आता है। जैसे कोई व्यक्ति है किसी काम में एक्सपर्ट है, यानी कि कोई काम में एक्सपर्ट है कि वो अपने काम को छुपा के या अच्छी तरीके से कर लेता है। स्टेनोग्राफर टू दी बुक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पर्टिकुलर काम का एक्सपर्ट होता है। जैसे स्टेनोग्राफी हर किसी को नहीं आती, इसको हर कोई नहीं कर पाता, तो एक्सपर्ट बंदा, कंडक्ट मतलब उसका जो आचरण है, उसकी जो एक्सपर्टीज है, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो मेक हर अकाउंटेबल फॉर हर कंडक्ट, उस स्टेनोग्राफर को या किसी व्यक्ति को अपने काम के प्रति क्या कर देना, एकदम डेडिकेट कर देना या फिर अकाउंटेबल कर देना, ठीक है। इन यस्टरडेज फायर एक्सीडेंट हर फीट्स आर बर्न्ट बैडली। हर फीट्स कैसे हो जाएगा भाई, फीट तो खुद ही प्लूरल होता है, तो फीट्स नहीं होगा, सिर्फ फीट होता है। तो हर फीट वॉज नहीं होगा, हर फीट वर हो जाएगा, ठीक है। और फुट्स नहीं होगा, फीट के साथ वॉज नहीं आएगा, और ये होएगा ही नहीं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर, क्योंकि फीट अपने आप में प्लूरल होता है, फुट सिंगुलर होता है, और वर आएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, यस्टरडेज फायर एक्सीडेंट। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन ऑल लेवल्स, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एट ऑल लेवल्स, फ्रॉम या इन ऑल लेवल्स या थ्रू ऑल लेवल्स, as well as to public sector units at the center and in state। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा भाई, बढ़िया सा, मतलब इसमें भी preposition से रिलेटेड ही गलती आपको बतानी है, क्योंकि preposition से रिलेटेड ही गलती इसमें मिलेगी आपको। बताओ फटाफट से कौन बताएगा, बताओ। देखो, the center of excellence for data analysis provides quality data analytics services to various government departments। ऑन नहीं होगा यार, एट होता है, लेवल्स के लिए एट आएगा, एट ऑल लेवल्स। फ्रॉम नहीं होगा, हर लेवल पे वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, एनालिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो एट ऑल लेवल्स होगा, हर लेवल पे वो क्या कराते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। इन नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, समझ गए। चलिए, यू हैव टीयर्स, प्रिपेयर टू शेड दैम नाउ। बताओ, या टू हैव टीयर या अंटिल यू हैव टीयर्स, अनलेस यू हैव टीयर्स या इफ यू हैव टीयर्स। बताओ, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस आप कह सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है और सेंटेंस है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, एक कंडीशनल क्लॉज होता है और दूसरा सीधे सीधे नॉर्मल सेंटेंस होता है जो डिपेंडेंट होता है।
तो अनटिल अनलेस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इफ यू हैव टीयर्स, अगर आपके पास टीयर्स हैं, प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, अब उनको शेड करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। इफ यू हैव टीयर्स मतलब आंसू, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द मिनिस्टर promised to provide free laptops to the public if his party came in power, loses the election, party came in the power का मतलब होता है party loses the election, party forms the government, या he comes to a party forms the government हो जाएगा। यानी कि देखो came in power का मतलब होता है कि उसकी पार्टी अगर सरकार में आती है, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि उनकी सरकार, अगर उनकी जो पार्टी अगर सरकार बनती है उनकी पार्टी की, तो वो लैपटॉप्स देंगे। This is the group of leaders in whom the ruling government has placed its trust. In whom नहीं होगा यार, in which होना चाहिए था, ठीक है, या तो in which होना चाहिए था। This is the group of leaders in who the ruling government नहीं होगा, on who the ruling government placed on होता है, ठीक है, सही तो है in whom। इसमें थोड़ा सा डाउट है, देखो प्लेस्ड इन का मतलब होता है, अच्छा ठीक है, दिस इज द ग्रुप ऑफ लीडर्स इन होम द रूलिंग गवर्नमेंट, दिस इज द ग्रुप ऑफ लीडर्स इन होम, हाँ ठीक है, ओके, ग्रुप की बात हो रही है, अच्छी बात है। देखो ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है ना लीडर्स का, ये तो नाउन है, एक नाउन ये है, ऑफ से पहले वाला नाउन मेन नाउन होता है, तो यहाँ पे जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप एक ही है, और किसी भी ग्रुप के अंदर की बात करते हैं ना ग्रुप में, तो इन ग्रुप होगा, इन अ ग्रुप होता है, ठीक है। जो भी लीडर्स का ग्रुप है उसके अंदर वो प्लेस करने वाले हैं अपने ट्रस्ट को प्लेस करना, इन है ना, इन सॉरी एज प्लेस्ड, अपने ट्रस्ट को प्लेस करना मतलब अपना ट्रस्ट बैठाना, अपना ट्रस्ट वहां पे लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे, एक ग्रुप में लगाएंगे, तो ग्रुप के लिए इन होम सही है, और कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि विच तो है नहीं तो कहीं पे लगा नहीं सकते, तो इन होम ठीक है, नो इंप्रूवमेंट, ओके। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मीना अवॉइडेड गोइंग टू पार्टीज, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ, क्रैक्ड अ जोक, फायर्ड अ क्रैकर, या विस्पर्ड अ सीक्रेट, ये हो जाएगा। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना, एक ईडियम है, याद रखना, ठीक है, एक ईडियम होता है स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना, स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को टालना। द वुमन, टू हु तो हो ही नहीं सकता, आई शोल्ड, टू हुम होगा, टू हुम आई शोल्ड माई हाउस वॉज अ क्रिमिनल, टू हुम आई शोल्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंफर्म है कि प्रेपोजिशन अगर कोई आ रही है तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है, याद रखना, ठीक है। A sharp fall in the price of jute, have तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जूट के प्राइस में शार्प फॉल, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, या फिर सिंगुलर नाउन कह सकते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो शार्प फॉल, ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, अ शार्प फॉल, तो इसी के हिसाब से वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हैव तो हो ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। तो पहली बात तो हैज होगा, हैज लेड द पुअर जूट फार्मर्स, जो कि जूट फार्मर्स, जो गरीब जूट फार्मर्स होते हैं उनको क्या करेगा, लेड करेगा, मतलब लीड करेगा। वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंट ऑफ, सिग्निफिकेशन नहीं, सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेंस जहां पे लिखा होगा वही करेक्ट आंसर होगा, सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेशन नहीं होता है, सिग्निफिकेंस होता है मान्यता, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन, हाफ ऑफ के हिसाब से आगे जो प्रॉपर्टी है उसी के हिसाब से वर्ब आएगी, तो यहाँ पे गिवन तो नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती सब्जेक्ट के साथ, आपको या तो हैज गिवन लगाना पड़ेगा या वॉज गिवन लगाना पड़ेगा, हैज बीन गिवन या वॉज गिवन बाय द बिजनेस, तो हैज बीन गिवन टू हिज सन बाय हिज बिजनेस, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर लगाए तो हैज भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट का टाइम बताएगा भाई, तो यहाँ पे वॉज गिवन हो जाएगा, इज भी नहीं आएगा, लास्ट ईयर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पास्ट टेंस है क्योंकि लास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अमित इज ऑल्सो अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है, अच्छा हाँ, अपने
बड़े भाई या अपने रिलेटिव के जैसे दिखना होता है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब रिजेंबलिंग हिज पेरेंट्स इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आंख बंद करके लगा देना भैया, ये तो मैंने 600 इडियम्स और 500 इडियम्स और 800 इडियम्स वाली जो मैराथन क्लासेस दी है ना, उसमें से सारे के सारे इडियम्स मिल जाएंगे, कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मैराथन क्लास देख जाओ, 500 इडियम्स और 800 इडियम्स वाली दोनों मैराथन देख लोगे, उन्हीं से सारे के सारे इडियम्स मिल जाएंगे, ठीक है। रिजेंबलिंग हिज पेरेंट्स इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस, जो व्यक्ति अपने माँ बाप के कैरेक्टर जैसा दिखता है उसी को हम कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ही वॉन्टेड टू विजिटिंग द गोल्डन टेम्पल, टू विजिट होना चाहिए, विजिटेड कैसे हो जाएगा, विजिटेड नहीं, टू विजिट होगा। ही वॉन्टेड टू विजिट द गोल्डन टेम्पल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। I sent the agreement over for them to sign, so the ball is now in their court। अब देखो ये भी एक ईडियम है, ये सारे के सारे ईडियमेटिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी ईडियम वाला क्वेश्चन है, हालांकि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर डाल दिए गए हैं क्योंकि अंडरलाइन कर रखे हैं ना, तो ये ईडियम वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि अगला जो डिसीजन है वो आपका होगा। इट इज टाइम फॉर द समवन और मेक अ डिसीजन बिकॉज अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन एज मच, है ना। एन अप्रोच दैट यूज एडिटोरियल आइडियाज दैट ही प्रीवियसली वर्कड, या फिर नहीं होगा तो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है मेक अ डिसीजन, ठीक है। बॉल इज नाउ इन आर कोर्ट, योर कोर्ट, दिस देयर कोर्ट, कुछ भी होगा उसका मतलब होता है मेक अ डिसीजन। अब अगला डिसीजन क्या होगा ये आप जानो, नेक्स्ट डिसीजन आपका होता है, ठीक है भैया। यहाँ पे देखो शिफ्ट चेंज होती जा रही है, 2024 में 29/6 यानी कि 26/6 से शुरू हुआ है, 29/6 तक चल रहे हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स वॉज इम्प्रेसिव, इंटरप्रिटेशन जानते हो ना क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटीज, अंडरस्टूड ऑफ रियलिटीज, हिज अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटिक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो अंडरस्टैंड वर्ब होती है और अंडरस्टूड वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अंडरस्टैंड्स तो कुछ होता ही नहीं है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस वाला सीन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑफ से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट यानी कि नाउन चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ realities। Had I know that you were planning to visit me, I should have done, I should have done। तो देखो had I know, यहां पे if I, देखो ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, if I had known, ये सेंटेंस ऐसे है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखना, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस, जब हैड प्लस वी थ्री तो उधर वुड हैव प्लस वी थ्री होना चाहिए, वुड हैव गलत हो गया, वुड हैव प्लस वी थ्री, वुड हैव, मस्ट हैव गलत हो गया, शुड हैव गलत हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को आप इन्वर्जन फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस का भी इन्वर्जन बनता है, बना सकते हैं, ऑप्शनल होता है। व्हाट एग्जैक्टली हैव द टीचर्स बीइंग डूइंग, गलत हो गया, व्हाट एग्जैक्टली हैव द टीचर्स बीन डूइंग होगा, बीन डूइंग हो सकता है, हैव टीचर्स हैव, नहीं, टीचर्स आर, नहीं, टीचर्स बीन डूइंग होगा, क्योंकि हैव तो पहले लग गया है तो बीन डूइंग आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग वैकेशंस गीता सो अ सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स एंड सैंड, कौन बताएगा इसका आंसर, देखो सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड बाय द सी, अब उसको सी कहेंगे, डिच कहेंगे, ऑब्वियसली क्या कहेंगे, डिच कहेंगे, खाई होती है वो, नहीं लेगून कहते, सॉरी, जो रोड वोड के सहारे होती है ना उसको डिच कहते हैं, ये खाई होती है, आई एम सो सॉरी, ये होती है लेगून, मैंने नीचे पढ़ ही नहीं पाया। समंदर तो सी हो गया, रिवर नदी हो गई, एक जो पहाड़ों के बीच में एक लेक जैसी होती है ना, बन जाती है वो, ठीक है, या तो समंदर वंदर से पानी निकल के आ जाता है, उधर पहाड़ों से आ जाता है, उसको लेगून कहते हैं। लेगून का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की लेक, ठीक है, ये भी खाड़ी होती है बट ये विशेष प्रकार की होती है, पहाड़ों के बीच में पाई जाती है। पहाड़ों के बीच की जो, पहाड़ों के बीच में जो होती है ना, पहाड़ों के बीच में एक स्पेशल होती है, जैसे बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर इलाके की एक पर्टिकुलर झील जो पहाड़ों के बीच में है उसको लेगून बोलते हैं, स्पेशल।
इफ हिज फादर विल, देखो इफ के साथ में कभी भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ सकता, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस का पहला रूल होता है नो मॉडल वर्ब इन कंडीशनल क्लॉज। हाँ आगे आ सकता है, अगर आगे विल प्लस वी वन है तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया सिर्फ, और एस एस लगा सकते हैं, गिव्स हो जाएगा। तो इफ हिज फादर गिव्स मनी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ना तो गिव आएगा क्योंकि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस तो लगेगा ही ना, गिव आएगा क्योंकि आगे विल लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। देखो टेंस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा गया, ये भी टेंस टॉपिक का ही क्वेश्चन है, टेंस में ही कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। देखो आंसर तो आपको दिख ही गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। द रोड इज टू बिजी फॉर एल्डरली पीपल दैट दे कैन नॉट क्रॉस। देखो अगर यहाँ पे टू लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, टू, तो अगर या तो टू लगा रहे हो तो आगे टू प्लस बी वन लगाओ, बात खत्म, ठीक है। या फिर रिमूवल टू कर दोगे तो यहाँ पे सो लगा दो, फिर आगे दैट लगा देना, फिर आगे सब्जेक्ट लगा देना, फिर आगे कुड लगा देना, कैन और कुड, कैन और कुड, ठीक है। फिर आगे नॉट लगा देना, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, समझ रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, ये होता है रिमूवल टू। और अगर टू लगाना चाहते हैं टू के साथ टू, टू प्लस वी वन, बात खत्म। यहाँ पे दैट लगाने की जरूरत नहीं है, दे लगाने की जरूरत नहीं है, कैन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी लगा रहे हो तो यहाँ पे सो होता, अगर ये ऐसे होता द रोड इज सो बिजी फॉर एल्डरली पीपल दैट दे कैन नॉट क्रॉस सेफली, तो ठीक था। अगर यहाँ पे सो नहीं है, टू है, तो फिर रिमूवल टू नहीं करोगे आप, यानी कि यहाँ तो छिड़कानी कर नहीं सकते हैं, वहीं पे करेक्शन कर सकते हैं, तो टू क्रॉस सेफली हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सवाल है, सच में एक तरीके से आसान सवाल पूछे गए हैं। The core part in artificial intelligence (AI) is knowledge engineering, machine learning, and machine preparation, sorry, perception and robotics. बताओ कोर पार्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा या फ्रॉम होगा या विद होगा या ऑफ होगा या ऑन होगा, बताओ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, फटाफट से बताओ, बताओ। देखो जब भी हम बोलते हैं ना कि ये चीज, मान लो किसी भी चीज के एक हिस्से की अगर हम बात करें, पार्ट की बात करें, तो ऑब्वियसली हम उसमें पोजीशन दिखाते हैं, और पोजीशन के लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। अगर आगे कोई नाउन है और उससे पहले एक नाउन पे पोजीशन दिखाना चाह रहे हो तो पहली चीज तो ऑफ आएगा, और दूसरी चीज इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो वही चीज है कि द कोर पार्ट एक नाउन हो गया, प्रपोजिशन हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नाउन हो गया, इस पर पोजीशन आ रहा है इसका, और इससे पहले द आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑन इन नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ होगा, बस बात खत्म। फ्रॉम भी नहीं होगा, विद भी नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पोजीशन के लिए प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। द वेटरन फुटबॉलर वॉज एक्सपेक्टेड फॉर रीच, फॉर रीच तो होगा नहीं, क्योंकि फॉर है, अगर प्रपोजिशन उसके आगे वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। टू रीच हो सकता है, एक्सपेक्टेड टू रीच हियर, या ऑन रीचिंग गलत हो जाएगा, ऑन रीच नहीं होगा, ऑन रीचिंग होगा, ऑफ रीच नहीं होगा, ऑफ रीचिंग होना चाहिए, बाय रीच भी नहीं होगा, बाय रीचिंग होना चाहिए, टू रीच होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, प्रपोजिशन प्लस जेरेंड, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। कहीं पे भी देख लो नहीं है, लेकिन सिर्फ टू को छोड़ के, एक्सेप्ट टू, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिर्फ टू वाली प्रपोजिशन को छोड़ना है, बाकी सबके साथ आईएनजी आता है। तो ऑन के बाद आईएनजी होना चाहिए था, फॉर के बाद भी आईएनजी होना चाहिए था, ऑफ के बाद भी, बाई के बाद, सबके बाद आईएनजी होना चाहिए था, कहीं पे नहीं है। मिस्टर पटेल इज लाइकली टू विन द इलेक्शंस इन द स्वीपिंग, इलेक्शंस इन द स्वीपिंग, तो इलेक्शंस, और एक तरीके से इन द स्वीपिंग क्या होता है, एक तरीके से ईडियम होता है, ईडियमेटिक फ्रेज होता है। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, बताओ बताओ। इलेक्शंस डैश द स्वीपिंग मेजॉरिटी, मतलब एक तरीके से जब सब लोग एक तरफ हो जाते हैं, सभी लोग एक तरफ हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्वीपिंग डैश, सॉरी, इलेक्शंस डैश द स्वीपिंग मेजॉरिटी। ऐसे इलेक्शंस जिसमें सब लोग एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्शंस ऑफ अ स्वीपिंग मेजॉरिटी होगा, या ऑन अ स्वीपिंग मेजॉरिटी होगा, या बाय होगा, क्या होगा जी, बाय होगा, ठीक है। हाँ
क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इलेक्शंस बाय स्वीपिंग मेजोरिटी का मतलब होता है सभी पूरी की पूरी मेजोरिटी एक तरफ हो जाती है, ठीक है। तो पटेल इज लाइकली टू विन द इलेक्शंस इन द नहीं होगा, बाय अ स्वीपिंग मेजोरिटी, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये पूरा फ्रेज है, नॉट अ वर्ड डिड नॉट दे स्पीक। देखो जब यहां पे नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहां नॉट लगाने की जरूरत क्या है, सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा। डिड दे स्पीक हो सकता है, नॉट अ वर्ड डिड दे दिस, यही होगा और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इन्वर्जन बनता है अगर नॉट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो इन्वर्जन बनेगा, नॉट अ सिंगल वर्ड डिड दे स्पीक। सिंपल है, डिड दे स्पीक, ऐड नहीं होगा, डू नहीं होगा, नो सब्सटीट्यूशन तो होना ही नहीं है भाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लॉजिकल और सिंपल क्वेश्चन है। राहुल्स कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस। अब देखो एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस, अगर कोई व्यक्ति दो लैंग्वेजेस बोल लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल कहते हैं, सबको पता है भाई। किताब भी दो लैंग्वेजेस में लिखी जाती है तो उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं, है ना। बिफोर सी बिगेन सी आस्क्ड द टीचर वेदर सी राइट विद अ पेन और अ पेंसिल। देखो इधर भी सेकंड फॉर्म, इधर भी सेकंड फॉर्म, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म है, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे भी देखो राइट तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट फॉर्म, तो एस एस लगा होना चाहिए था, राइट्स होना चाहिए था। अब यहाँ पे कैन राइट लगाओगे, शुड राइट लगाओगे, डिड राइट तो हो ये भी नहीं होगा, क्योंकि असर्टिव्स बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम डिड लगा नहीं सकते, तो रोट हो जाएगा, सी रोट, वेदर सी रोट। अच्छा, बिफोर सी बिगेन्स, स्टार्ट करने से पहले सी आस्क द टीचर वेदर, हाँ ठीक है। सी आस्क्ड, उसने पूछा टीचर से, वेदर सी कि वेदर सी राइट विद अ पेन, कि पेन से लिखना चाहिए या पेंसिल से, ठीक है। शुड राइट, सजेशन का सेंस हो रहा है, ठीक है, सजेशन का सेंस हो रहा है, तो सजेशन के लिए आप क्या लगाओगे, सजेशन के लिए आप क्या लगाओगे, शुड लगाओगे, ठीक है, नो इश्यू। द सुमो रेसलर सीम्ड टू बी इनकैपेबल इन बीइंग टायर्ड। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो थकता नहीं है, इन बी इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड होता है, इनकैपेबल, कैपेबल हो या इनकैपेबल के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आती है, ये ईडियम होता है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग ईडियम नहीं होता, बट इनकैपेबल के साथ ऑफ आता है, ये कंफर्म्ड है। कैपेबल हो या इनकैपेबल दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ये चीज लिख लेना आप लोग, ठीक है। कैपेबल या इनकैपेबल दोनों के साथ में फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। और रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का सवाल है जी। एक ऐसी दवा जो हर रोग में काम आ जाती है उसको पेनेशिया कहते हैं, रामबाण, ठीक है, हाँ जी। सर्विस होता है सेवा, फानेटिक होता है कट्टर, और हेरेटिक होता है विधर्मी। अ मेल डॉग एंड फीमेल डॉग, अ मेल डॉग एंड लेडी डॉग, अ डॉग एंड विच, अ डॉग एंड पपी। ऑब्वियसली अब मेल डॉग एंड फीमेल डॉग को आप क्या कहोगे, अ डॉग एंड विच ही तो कहते हैं, हाँ ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल सवाल है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट फ्लेवर आइसक्रीम, व्हाट फ्लेवर आइसक्रीम डू यू वांट, आइसक्रीम फ्लेवर्ड, व्हाट आइसक्रीम फ्लेवर्ड गलत हो जाएगा, व्हाट फ्लेवर्स आइसक्रीम गलत हो जाएगा, व्हाट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, वैसे विच होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, व्हाट फ्लेवर्स आइसक्रीम भी नहीं होगा, व्हाट आइसक्रीम फ्लेवर्ड ये हो जाएगा, फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, व्हाट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि फ्लेवर नाउन होता है तो ऑफ से पहले नाउन, फ्लेवर ऑप्शन डी में और कहीं पे नहीं है। ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड अ क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है, द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड अ क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, हाँ यही होना चाहिए, तो इन तो होगा ही, ऑफ तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, यानी कि ये ऑप्शन तो हटेगा, ठीक है। अब बताओ क्या हो सकता है नेक्स्ट गलती, और क्या हो सकती है, क्योंकि भाई इन तो सब में दे रखा है, इन तो सब में दे रखा है तीनों में। चलो, एन एजुकेशनल
is of great importance and a crucial starting point। तो यहाँ पे इन दे रखा है, इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज इन, ये इन नहीं होगा, ऑफ सही है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ठीक है, ठीक है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ग्रेट इंपॉर्टेंस 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 एंड 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 ठीक है, अक्रूशियल ठीक है, यहाँ पे इज नहीं होगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये तो हट गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एंड के साथ डायरेक्ट आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन जोड़ना है, आपको वर्ब नहीं लगानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग। इन स्पाइट अकेला नहीं आता, इन स्पाइट ऑफ आता है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ आता है, फिर डेस्पाइट आता है, या तो अकेला डेस्पाइट लिखो भैया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, बहुत मजेदार और आसान सा सवाल है, या तो अकेला डेस्पाइट लिखो या फिर इन स्पाइट ऑफ लिखो, या तो अकेला डेस्पाइट लिखो या इन स्पाइट ऑफ लिखो, ठीक है। तो डेस्पाइट हो जाएगा, डेस्पाइट मदर्स मिल्क, इन स्पाइट ऑफ मदर मिल्क, या दो मदर्स मिल्क इज विटाल टू अ, हाँ अच्छा सेंस के अकॉर्डिंग ठीक है, डेस्पाइट भी नहीं होगा, दो हो जाएगा हालांकि, क्योंकि वो कह रहा है कि देखो हालांकि जो माँ का दूध होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब विटाल होता है, मतलब सफिशिएंट होता है टू अ चाइल्ड्स हेल्थ, चाइल्ड मतलब एक बच्चे की हेल्थ के लिए, अ नंबर ऑफ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कॉमा लगा है ना, तो ये कॉमा और यट जो होता है ना, यट और कॉमा, ये दो और ऑल्दो के साथ ही आते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लो, दो और ऑल्दो के साथ में क्या आते हैं, कॉमा या फिर यट आते हैं। तो यहाँ पे यट या कॉमा में से कॉमा लगा हुआ है। अ नंबर ऑफ FMCG कंपनीज रॉन्गली एडवर्टाइज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। She asked me where my hometown is, where my hometown is, hometown भी सही तो है, अच्छा was होगा ठीक है, क्योंकि asked है ना, सेकंड फॉर्म है ना, हाँ जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना तो पास्ट हो गया भैया, पास्ट है तो asked होना चाहिए, वो was होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, was होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइस मेल्ट्स फास्टली नहीं होगा, फास्टली कोई शब्द नहीं होता, आइस मेल्ट फास्ट, मेल्ट्स हो जाएगा, मेल्ट नहीं होगा, फास्टेस्ट नहीं होगा, मेल्ट्स फास्ट होगा, फास्टली नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आइस सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, मेल्ट्स हो जाएगा। डोंट यू थिंक दैट द कैट्स इन द क्रेडल, अब देखो ये एक ईडियम है, ठीक है, कैट्स इन द क्रेडल का ईडियम आपको बताना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो देखो कैट्स इन द क्रेडल का मतलब होता है बिजी इन योर वर्क, या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, या बिजी इन मिंटिंग मनी, या फिर न्यूली मैरिड लाइफ, नहीं ये हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। डोंट यू थिंक दैट द कैट्स इन द क्रेडल, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, यू नेवर मेक टाइम फॉर मी, हम इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं कि हम एक दूसरे के लिए टाइम नहीं दे पाते, या तुम मुझे टाइम नहीं दे पाते, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस ये हो गया आपका भाई साहब पूरे 56 क्वेश्चंस कंप्लीट। इसमें से एक दो क्वेश्चन दूसरे टॉपिक के हैं, जैसे एक दो ईडियम का आ गया, एक दो वन वर्ड का, तो 50 क्वेश्चन मान के चलिए, 50 क्वेश्चंस आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। अगर आप लोग मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे ठीक ठाक नंबर है, मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है स्ट्रैटेजिक वीडियो अच्छे से, वो आप लोग देख लेंगे, और देखने के बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूं सफलता बैच है उन बच्चों के लिए जो सीपीयू मेंस देने वाले हैं, और क्रैश कोर्स इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वे चीज़ें जो सटीक होने वाली हैं, मतलब कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें जो तुरंत आप लोग उनको रिवाइज करके जा सकते हैं, ठीक है, हाँ कम टाइम में बढ़िया ओरिएंटेड चीज़ें कराऊंगा, बल्क में नहीं कराऊंगा, बल्क में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और अगर 2-3 महीने का टाइम है और अच्छे मार्क्स हैं आपके प्री में और अच्छा स्कोर करने वाले हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो गुरुकुल आ जाइए, मैं आपको 2-3 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा इंग्लिश की, सीपीयू मेंस या सीजीएल प्री के लिए। यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, गाइडेंस, रूटीन, वाईफाई, सब कुछ डाउट्स वगैरह सब एक ही जगह मिल जाते हैं। आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अगर प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे हमारी प्रैक्टिस बुक आ चुकी है इंग्लिश ब्रह्मास्त्र करके, इसके अलावा कोई दूसरी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें A to Z इंग्लिश प्रैक्टिस है, इसमें ग्रामर के भी 100 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, वोकैबुलरी लर्निंग दे रखी है, याद करने के लिए वोकैबुलरी के MCQs दे रखे हैं, सब कुछ है इसमें। और अगर ग्रामर के लिखे हुए नोट्स चाहिए हाथों से तो ग्रामर की भी बुक है, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी। और इसका तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैंने करा रखा है, वीडियो सॉल्यूशन।
इसमें 140 क्लासेस का कंटेंट है लिखा हुआ, जो मात्र 20 क्लासेस में यानी कि 20 घंटे में मैंने ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे क्विकली रिवाइज करा दिया, जिससे आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन करके जा सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जहां आपको पीडीएफ मिलेगी इन क्लासेस की, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।